नमस्कार बच्चों, मैं श्री सिंह संजय रामवत, हिंदी माध्यम कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ मातृभूमि का मान, भाग 2। बच्चों, इस भाग में हम आपको परिच्छेद दे रहे हैं और उस परिच्छेद को पढ़ करके सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है। तो सबसे पहले इसको खूब ध्यान से परिच्छेद को पढ़ेंगे। राव हेमू मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू, तो फिर आप मोदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अभय सिंह, महाराज, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न और संगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें और वह केंद्र है चित्तौड़। महाराज, आज राजपूतों को एक सूत्र में गुथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। राव हेमू, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। राव हेमू, प्रेम का अनुशासन मानने का हाड़ा वंश सदा तैयार है। शक्ति का नहीं, बूंदी स्वतंत्र राज है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह, तो मैं जाऊं? इस तरह से बच्चों यह परिच्छेद है, इसको खूब ध्यान से पढ़ेंगे और आगे जो कृति की गई है उसको कृति नंबर 1 इसमें प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को उत्तर इस परिच्छेद से ढूंढने का प्रयास करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए तथा पूर्ण वाक्य फिर से लिखिए। पहला है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति, इसमें 3 विकल्प दिया गया, एक व्यक्ति के अधीन रखें, एक केंद्र के अधीन रखें, एक राज्य के अधीन रखें। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक राजपूत को अपनी बुद्धि पर नाज है, अपने शौर्य पर नाज है, अपनी ताकत पर नाज है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। अभय सिंह द्वारा राव हेमू के सामने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए दिया गया तर्क। बच्चों, यहाँ इन प्रश्नों का उत्तर है सही विकल्प, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। दूसरा है, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज रखना चाहिए। इसी तरह बच्चों, जो आप जिस विकल्प को चुने उसको अंडर पूरे वाक्य में लिखना चाहिए और उस चीज़ को अंडरलाइन कर देना चाहिए। दूसरा, राजपूतों की असंगठित शक्ति विदेशों का सामना नहीं कर सकती, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। इस तरह से यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। मेवाड़ के सेनापति के अनुसार राजपूतों को एक सूत्र में गुथ सकने की ताकत रखने वाला व्यक्ति। दूसरा प्रश्न है, अभय सिंह के तर्क पर राव हेमू की प्रतिक्रिया। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ लिया है हमने। आज राजपूतों को एक सूत्र में गुथे जाने की आवश्यकता है और जो राजपूतों को एक सूत्र में गुथ सकने की ताकत रखता है वे हैं महाराणा लाखा। दूसरा, राव हेमू ने अभय सिंह को स्पष्ट कर दिया कि प्रेम का अनुशासन मानने के लिए हाड़ा वंश सदैव तैयार है, शक्ति का नहीं, बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। इस तरह से बच्चों यह कृति नंबर 2 है। और फिर इसके बाद कृति नंबर 3 स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है कि प्रस्तुत परिच्छेद का आशय 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। जो परिच्छेद दिया गया है उसका आपको आशय लिखना है। इसका मैंने उत्तर इस तरह से लिया है। इस परिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि
राणा लाखा अपने सेनापति अभय सिंह को राव हेमू के पास इसलिए भेजते हैं ताकि वे राव हेमू को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर सकें। महाराणा लाखा चाहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर राजपूत शक्तियां संगठित होकर विदेशियों का सामना करें। महाराणा लाखा चाहते हैं कि मेवाड़ राजपूतों की संगठित शक्ति का केंद्र बने। राव हेमू महाराणा लाखा के विचार से असहमत नहीं हैं। वे प्रेम के अनुशासन में बंधने के लिए तैयार हैं, शक्ति के अनुशासन में नहीं। इस तरह से बच्चों यह उत्तर है, आप इसको अपने शब्दों में और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दूसरा परिच्छेद हमने लिया है, महाराणा तुम कुछ गा रही थी चांडी। तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारणी, यह आप क्या कहते हैं? महाराणा, मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ से उन्नत हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहें। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। महाराणा चांडी, तुम बहुत देर से आई। अभय सिंह, चांडी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लें, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चांडी, दुर्भाग्य कुछ सोचकर। महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। चांडी, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहाँ पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने की व्यवस्था करें। यह परिच्छेद को खूब ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आप लिखेंगे। यहाँ कृति नंबर 1 का 1 है। यहाँ देखो 2 बॉक्स है बच्चों, इसलिए 1 नंबर का होगा। 4 बॉक्स जो रहता है वो 2 नंबर का रहता है। तो यहाँ 2 बॉक्स ब्लैंक हैं। चारणी के गीत का संदेश, दोनों बॉक्सों में इसको आपको लिखना है। क्या है? पहला बॉक्स में संपूर्ण राजस्थान को एकता के सूत्र में बांधना, देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करना, यह इसका उत्तर है। इसी तरह से कृति नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है, महाराणा लाखा को चाचड़ी की सीख। यहाँ भी 2 बॉक्स ब्लैंक हैं, इसका उत्तर हम डालेंगे। शक्ति और साधनों में उन्नत होने के बावजूद लाखा राव हेमू से संबंध बनाए रखें क्योंकि वे वीर हैं। वे समय समय पर मेवाड़ की सहायता करते रहें। यह बातों इस तरह से दोनों बॉक्स हमने में उत्तर दिया। इस तरह से आप प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखेंगे। कृति नंबर 3 आकलन कृति, उत्तर लिखिए। महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चारणी द्वारा सुझाया गया उपाय। चारणी के प्रस्ताव पर राणा लाखा की प्रतिज्ञा। बच्चों चारणी शब्द है, चाचणी शब्द नहीं है, चारणी शब्द है। जो गाने वाली है उसका चारणी। पहला प्रश्न है, चारणी ने उपाय बताया कि महाराणा यही मेवाड़ में एक नकली बूंद का दुर्ग बनवाए तथा उसी दुर्ग को विध्वंसक कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। दूसरा, महाराणा ने चारणी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक नकली बूंद का दुर्ग बनवाकर तथा उसे विध्वंस कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का निश्चय किया। बच्चों यहाँ चाचड़ी के गीत नहीं बल्कि चारणी के गीत होना चाहिए, इसको आप सुधारिएगा। चारणी के गीत।
स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न। प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर महाराणा लाखा तथा चारणी के विचारों में निहित अंतर स्पष्ट कीजिए। महाराणा लाखा, इसका उत्तर इस प्रकार से हम देते हैं। बच्चों, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं क्योंकि स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है। महाराणा लाखा निमरा के मैदान में मुट्ठी भर हाड़ाओं से पराजित होकर मैदान छोड़कर भाग गए थे। जब जब वह घटना उन्हें याद आती है, उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगती है। वे प्रतिशोध की आग में जलने लगते हैं। वे हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड देना चाहते हैं। वे हाड़ाओं का समर्थन प्रेम से नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ चारणी के विचार सुलझे हुए हैं। वह चाहती हैं कि राणा लाखा हाड़ाओं का समर्थन जोर जबरदस्ती न प्राप्त कर बल्कि प्रेम से प्राप्त करे। उसी की सलाह पर वे बूंदी का नकली किला बनवाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। परिच्छेद नंबर 3 हमने लिया है। अभय सिंह, अपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया। आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है न? महाराणा, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई भी हमारा प्रतिरोध करने वाला चाहिए। अभय सिंह, मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छुछिया वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा है, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम चाहते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? इस तरह से बच्चों, यह कृति नंबर 1 प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए तथा पूर्ण वाक्य पुनः लिखिए। फिर से पूरा वाक्य लिखना है। शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर यह विकल्प दिया गया है। सिसोदिया का जय जयकार होगा, सिसोदिया का सिंहनाद होगा, मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में चला जाएगा। दूसरा है, इस दुर्ग में कोई तो हमारा रोकने वाला चाहिए, प्रतिरोध करने वाला चाहिए और प्रतिरोध न करने वाला चाहिए। फिर इसके बाद आगे, निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य? निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग ही हूबहू नकल नहीं है। हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। यह आपको वाक्य सत्य है या असत्य है उसको बताना है। यहाँ हमने सही विकल्प लिया है। शीघ्र ही बूंदी के मराठों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। इस दुर्ग में कोई तो हमारा प्रतिरोध करने वाला चाहिए। यहाँ पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। कृति नंबर 2 उत्तर, युद्ध को वास्तविक रूप देने के लिए अभय सिंह ने एक कदम उठाए। यह इसका आपको प्रश्न लिखना है। फिर एक के बाद एक दूसरा प्रश्न है। वीर सिंह ने अपने साथियों से ये प्रश्न पूछा। यहाँ इसका उत्तर हमने लिया है। युद्ध को वास्तविक रूप देने के लिए महाराणा लाखा के सेनापति अभय सिंह ने दुर्ग के भीतर कुछ अपने ही सैनिक रख दिए। ये सैनिक महाराणा के सैनिकों पर छूछे वार करेंगे। दूसरा, पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। वीर सिंह ने अपने साथियों से ये प्रश्न पूछे, क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? क्या इस किले को हम मिट्टी में मिलाने देंगे? स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है कि वीर सिंह
उनके साथी सैनिक ने जन्मभूमि के लिए त्याग और उत्सर्ग का वर्णन 8 से 10 वाक्यों में कीजिए। तो बच्चों, मैंने इस तरह से लिया है। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा ने एक अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए महाराणा ने बूंदी का एक नकली दुर्ग बनवाया। युद्ध की वास्तविक रूप देने के लिए किले में कुछ सैनिक रख दिए गए। किले में नियुक्त सैनिक बूंदी के रहने वाले थे। वीर सिंह ने अपने साथी सैनिकों में जन्मभूमि के प्रति उनका प्रेम उबारा। वे नकली बूंदी के दुर्ग की रक्षा के लिए तैयार हो गए। उन सबों ने निश्चय किया कि वे जीते जी किले की रक्षा करेंगे। उन सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि वे प्राणों के रहते हुए हम इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज नहीं फहराने देंगे। इन सैनिकों ने राणा लाखा की सेना से वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके बलिदान के बाद ही महाराणा लाखा बूंदी के किले पर ध्वज फहरा सके। इस तरह से बच्चों आप अपने शब्दों में इसको और लिख सकते हो। परिच्छेद नंबर 4 है, सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह: हाँ महाराणा, हम तो समझते हैं कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछेवारों का मुकाबला करने के बजाय अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। महाराणा: यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता, और सच पूछे तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो पाती। अभय सिंह: कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध को रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आँखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। इस तरह से बच्चों इसको खूब ध्यान से पढ़ना चाहिए और इससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए तथा पूर्ण वाक्य फिर से लिखिए। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक साहस के साथ लड़ रहे थे, वीरतापूर्वक लड़ रहे थे, निडरतापूर्वक लड़ रहे थे। इसमें से जो विकल्प सही है उसको आपको लिखना है। दूसरा है, कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध तेज कर दिया, मैंने युद्ध रोक दिया, मैंने वीर सिंह को युद्ध बंद करने के लिए कहा था। तो इसमें जो सही विकल्प है उसको लिखना है। लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना है और पूरा वाक्य लिखना है आपको। जो आप लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा है, निम्नलिखित लिखिए कि निम्नलिखित विधान सत्य है या सत्य। महाराणा चाहते थे कि वीर सिंह जैसे वीरों के प्राणों की रक्षा हो पाती। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर मेवाड़ का पताका फहराएगी। वीर सिंह और उसकी मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया। यहाँ पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। उत्तर लिखिए। अभय सिंह को इन बातों पर भरोसा था। महाराणा लाखा के प्रस्ताव पर वीर सिंह की प्रतिज्ञा। कारण लिखिए। युद्ध लंबा खींचने पर भी महाराणा संतुष्ट थे। महाराणा ने युद्ध रोक दिया था। दूसरा है यह प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर पहला है, अभय सिंह को इस बात पर भरोसा था कि यह खेल घड़ी दो घड़ी में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछेवारों का मुकाबला करने के बजाय अचूक निशानों का सामना करना पड़ा।
पड़ रहा है। दूसरा, महाराणा लाखा ने एक क्षण के लिए युद्ध रोक दिया और दुर्ग के अंदर जाकर वीर सिंह की वीरता की प्रशंसा की तथा उससे युद्ध रोकने का अनुरोध किया। राणा के इस प्रस्ताव पर वीर सिंह ने कहा कि आपने हाड़ाओं की चुनौती दी है, इस चुनौती का देने के मजबूर हैं। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा रहेगा, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। दूसरा है, कारण लिखिए। पहला, युद्ध लंबा खींचने पर भी महाराणा खुश थे क्योंकि इससे युद्ध में वास्तविकता आ गई थी। यदि बिना पराक्रम दिखाए ही झंडा फहराने का अवसर मिल जाए तो उन्हें जरा भी संतोष न होता। दूसरा, महाराणा ने सफ़ेद झंडा दिखाकर यह क्षण के लिए युद्ध रोक दिया। वे स्वयं दुर्ग के भीतर गए। उन्होंने वीर सिंह की वीरता की प्रशंसा की तथा उसे अपने प्राण न गंवाने के लिए कहा। सोमवत, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। महाराणा के इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। महाराणा ने अपने सेनापति अभय सिंह को बोधी भेजा था ताकि वे राव हेमू को मेवाड़ा की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर सके। महाराणा राजपूत राजाओं को मेवाड़ के झंडे के नीचे एकत्र करना चाहते थे ताकि समय आने पर विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सकें। राव हेमू का प्रस्ताव था कि वे मेवाड़ की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, प्रेम का अनुशासन मानने के लिए हाड़ा हमेशा तैयार है। महाराणा को राव हेमू की यह प्रतिक्रिया अच्छी न लगी और उन्होंने बिना सोच विचारे एक अविवेकपूर्ण प्रतिज्ञा की कि जब तक वह सैन्य बूंदी के दुर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वह अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। चांडी के सुझाव पर राजा ने बूंदी का एक नकली दुर्ग बनवाया और निश्चय किया कि वे उसमें प्रवेश कर फिलहाल प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे। नकली बूंदी के दुर्ग पर भी मेवाड़ का पताका फहराने के लिए उन्हें नाकों चने चबाने पड़े तथा उन्होंने अपने कुछ वीर सैनिकों को खो दिया। इसलिए उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। जो काम स्नेह से हो सकता है उसके लिए शक्ति का प्रयोग ठीक नहीं है। बच्चों, इस तरह से यह इस प्रश्न का उत्तर है स्वमत अभिव्यक्ति का। आप इसको अपने मन से दे सकते हैं और इस तरह से आप परीक्षा के लिए आप परिक्षेत्र का इस तरह से अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।